एक वर्कर प्लंजर को दबाता है और कुछ ही क्षण बाद एक बड़ा धमाका होता है जिससे चट्टान हिल जाती है। जब धूल साफ होती है तो वो तीनों वर्कर्स चट्टान के ढेर को देखते हैं कि अब उनको कई दिन इसको हटाने में लग जाएंगे। लेकिन तभी उन्हें कुछ अजीब दिखता है। चट्टान के ढेर में से उन्हें एक रास्ता नजर आता है। ये तीनों अब इस पहले छुपी हुई गुफा के सामने खड़े हैं। वो अपना मुंह इसके अंदर करता है लेकिन कुछ भी देखने के लिए अंदर रोशनी नहीं है, सिवाय इसके कि चट्टान में ये सुरंग कम से कम कुछ मीटर तक तो लंबी है और जहां से ये मूर्ति है उसके आगे वो नहीं देख पाते। उनमें से एक अपने साथी को धक्का देता है और उससे कहता है कि अगर हिम्मत है तो अंदर जाकर देखो कि क्या है। बिल्कुल भी नहीं। वो अपना हाथ सुरंग से उठाते हुए उसे जवाब देता है जिस पर कुछ स्टिकी स्लिम जैसा लगा दिखता है। ये बहुत अजीब है। उसके दोनों साथी उस पर हंसते हैं। अगर इन दोनों को लगता है कि वो इतने बहादुर हैं तो ये दोनों इसकी जांच के लिए क्यों नहीं जाते। वो दोनों हंसना बंद करके एक दूसरे की ओर देखते हैं। उनको क्या पता था कि बात उन पर ही उल्टी हो जाएगी, लेकिन नहीं, वो पीछे हटने वाले नहीं थे। उनमें से एक अपनी टॉर्च को बाहर निकालता है और दोनों सुरंग के अंदर जाते हैं, जबकि तीसरा साथी बाहर खड़ा उनका इंतजार करता है। वो उनको सुरंग के अंदर जाता देखता है जहां से ये मूर्ति है, उसके बाद वो नहीं देख पाता। सुरंग के अंदर दीवारों की तरह फर्श भी किसी प्रकार की सब्सटेंस से कोटेड लगता है जिससे गिला हुआ है और कुछ चिपचिपा भी है। उनको लग रहा था कि शायद जहां से सुरंग मुड़ती है वहां खत्म हो जाएगी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये बहुत लंबी है और केवल उनसे कई मीटर आगे एक मोड़ है। बल्कि जैसे जैसे वो इसकी गहराई में जाते हैं उनको इसके और रास्ते भी दिखते हैं। ये शायद एक विशाल सुरंग सिस्टम की शुरुआत हो सकती है। कोई नहीं बता सकता कि ये कितनी लंबी या गहरी है। बेहतर यही है कि वो दोनों वापस आ जाएं, इससे पहले कि वो इसमें कहीं खो जाएं। दोनों वापस जाने के लिए मुड़ते हैं, लेकिन तभी कुछ होता है। वो मुड़ते हैं, ऐसा लगा था जैसे उनके पीछे कुछ आवाज हुई थी, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल खाली है। उनको वैसे ही चीजें सुनाई दे रही होंगी, लेकिन अब जल्द ही यहाँ से बाहर निकलना होगा। चलो आओ चलें। अब जब वो दोबारा मुड़ते हैं तो कुछ होता है। एक स्क्विशिंग आवाज के साथ सुरंग की दीवारें बंद हो जाती हैं। उसका साथी बंद दीवारों की ओर आता है और इन मॉइस्ट और सॉफ्ट दीवारों पर मारना शुरू कर देता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। लेकिन फिर उसे कुछ सुनाई देता है। क्या ये एक चीख थी? उसे कुछ और भी दिखता है। हालांकि उसके साथी के पास टॉर्च थी, लेकिन उसे फिर भी नजर आ रहा था। दीवारों के अंदर छोटी मात्रा में लाइट प्रोड्यूस होती लग रही थी। वो चीखता है कि वो बाहर जाके जल्द मदद बुलाकर उसे लेने वापस आएगा, तब तक वो चिंता ना करे। वो धीरे धीरे वापस चलना शुरू कर देता है, लेकिन सुरंग कुछ अजीब दिखती है। वो वहां से मुड़ता है जहां से उसे याद नहीं कि वो पहले मुड़ा था। हो सकता है वो एंट्रेंस के पास हो, लेकिन यहाँ पहले से और ज्यादा रास्ते हैं और इस कम रोशनी में बताना भी मुश्किल है। या हो सकता है कि वो बस वैसे ही कंफ्यूज हो। उसे आवाजें भी सुनाई दे रही हैं, गीली अजीब सी आवाजें। उसे यहाँ से तुरंत बाहर निकलना है। वो एक ऐसे मोड़ पर पहुंचता है जिसके दो रास्ते हैं और कौन सा रास्ता सही है उसको नहीं पता। उसको ये बिल्कुल याद नहीं है। वो चिल्लाता है लेकिन कोई जवाब नहीं आता है। उसको अपने पीछे और ज्यादा गीली अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। उसको चलते रहना होगा। इनी मीनी माइनी मो, लेफ्ट वाला रास्ता। वो अपने चुने हुए रास्ते पर जाता है। एक कोने से मुड़ता है और देखता है कि आगे फिर से दो रास्ते हैं। ये क्या चल रहा है? लेकिन उसे फिर कोई रास्ता चुनना होगा। इनी मीनी माइनी। वो सुरंग से निकलती किसी चीज की ओर चिल्लाता है। गुफा के बाहर खड़े उनके साथी की घबराहट बढ़ती जाती है। उसके पास भी एक टॉर्च होती है और वो इसे जलाकर सुरंग के अंदर देखता है, लेकिन उसे कुछ और नहीं दिखता है। वो आवाज देता है कि क्या वो ठीक हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आता है। वो अपने पीछे देखता है और कोई नहीं होता है। वो तीनों ही थे जो आज यहाँ काम कर रहे थे, और अगर वो वापस जल्दी काम पर नहीं लगे तो उन्हें काम पूरा न होने पर अजीब सवालों के जवाब देने होंगे कि उन्होंने क्यों सारा दिन इस सुरंग में घूमकर खत्म कर दिया। जितनी उसे इस विचार से नफरत थी, उतना ही कोई रास्ता और नहीं था। उसे अंदर जाके उन दोनों को बाहर लाना होगा। वो सुरंग के अंदर जाता है और पहले मोड़ से मुड़ता है। वो भी इस अजीब स्टिकी स्लाइमी दीवारों को नोटिस करता है, लेकिन उसे आगे जाना है। शायद उसके साथियों को उसकी मदद की जरूरत हो। वो एक और मोड़ से मुड़ता है और उसे अगले मोड़ के पास दो टांगे दिखती हैं। उसके साथी को वाकई चोट लगी होगी। वो भागकर उसकी ओर जाता है और उसके पास बैठता है। ऐसा लगता है कि वो बेहोश हो गया है और वो उसे उठाने की कोशिश करता है। क्या तुम ठीक हो? क्या हुआ है? उसका साथी कराहता है,
लेकिन अपनी आंखें नहीं खोल पाता। वो फिर से कराहता है और इस बार उसके मुंह से खून निकलता है। वो इसकी हालत देखकर घबरा जाता है और तभी उसे उसके पेट पर कुछ नजर आता है। ये हिल रहा है। वो करीब से देखता है और उसे इसमें कुछ चलता हुआ दिखता है। क्या ये एससीपी फाउंडेशन को जल्द ही इन परेशान कर देने वाली रिपोर्ट्स की जानकारी मिलती है और वो तुरंत इस क्वेरी और इसके आसपास की जमीन को खरीद लेते हैं। जिन लोगों ने लापता वर्कर्स के बारे में अफवाहें सुनी या उन्हें देखा था, उन्हें एमनेस्टिक दिया जाता है और क्वेरी में जाने के सभी रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। जिस गुफा का पता लगाया गया था उसे SCP-2385 नामित किया गया, लेकिन फाउंडेशन को ये जानने की जरूरत थी कि उनका सामना किससे है। इसलिए एक रिसर्च बिल्डिंग को इस गुफा के एंट्रेंस पर बनाया गया और इस अनोमलस कैवर्न सिस्टम के अंदर क्या हुआ था, इसकी जांच की शुरुआत हुई। गुफा में जाने वाला पहला व्यक्ति एक डी क्लास पर्सनल D11424 था, जिसके कंधे पर लगे कैमरे, एक LC9 पिस्टल, एक मैचेटे और एक सप्ताह के राशन का सामान मौजूद था, क्योंकि ये नहीं पता था कि केव सिस्टम कितना गहरा है। D11424 सुरंग के अंदर गया और तुरंत ही उसने भी यही अनुभव किया जो उन वर्कर्स ने किया था कि सुरंग की दीवारें बहुत सॉफ्ट, गीली और स्टिकी थीं और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उनमें कुछ चमक भी रहा है। D11424 गुफा की गहराई तक जाता है, लेकिन उसे लापता वर्कर्स का कोई निशान नहीं मिलता है। इसके बावजूद कि उन तीनों में से एक के शरीर को एंट्रेंस के काफी करीब देखने की रिपोर्ट मिली थी। उसे सुरंग की ओर गहराई में जाने का आदेश दिया जाता है और उसने उन्हें बताया कि इसकी दीवारें स्टेबल नहीं हैं। वो दीवारों में से जिस रास्ते से गुजरता था वो कुछ पल बाद बंद हो जाते थे और उसने एक बार बहुत से नए रास्ते खुलते हुए भी देखा और ये किसी भी कोलैप्स या जियोलॉजिकल एक्टिविटी के कारण होता प्रतीत नहीं होता था। दीवारें ऐसी लग रही थीं जैसे जीवित हों और दीवारें ही केवल जीवन की एक मात्र निशानी थी जिसे वो ढूंढ पाया था। अभी तक उन लापता वर्कर्स का कोई सुराग नहीं मिला था, या जिसने ऐसा किया उसका भी। लेकिन फिर D11424 को एक मोड़ के बाद अपने आगे कुछ दिखता है। ये वो वर्कर्स नहीं थे, ये एक जीव था और ऐसा जीव जो उसने आज से पहले कभी नहीं देखा था। सुरंग के फर्श पर रेंगने वाली ये चीज एक विशाल कीड़े की तरह दिखती है, जिसकी लंबाई कई फुट है, लेकिन एक विचित्र बिना स्किन के और मानव सर के साथ। D11424 इस अजीबोगरीब जीव को देखकर घबरा जाता है, भागने के लिए मुड़ता है, लेकिन तब देर हो चुकी होती है। कीड़ा उसे देख लेता है और तुरंत एक तेज गति से गुफा के गीले फर्श पर उसका पीछा करता है। D11424 फिसलता है और फर्श पर गिर जाता है। उसके कंधे पर लगा कैमरा उसके शरीर से अलग होकर एक दीवार के सामने गिर जाता है, जिससे रिसर्चर्स को उसकी चीखों के अलावा कुछ और नहीं दिखता है। एक बार क्लास टी पर्सनल से कांटेक्ट टूटने के बाद फाउंडेशन ने यह फैसला किया कि केव सिस्टम में हॉस्टाइल जीवों के कारण अगला खोज अभियान मनुष्यों के बिना किया जाएगा। इस मिशन को 2 महीने बाद शुरू किया गया, जिसमें एक रिमोट कंट्रोल ड्रोन A47 को गुफा में भेजा गया। D11424 और क्वेरी वर्कर्स की तरह कैमरे ने इन जीवित चट्टान की दीवारों में नए रास्ते खुलते और बंद होते रिकॉर्ड किए। जैसे जैसे ये सुरंग में आगे बढ़ता गया, इसने उन्हीं भयानक मानवीय चेहरों वाले कीड़े जिन पर कोई स्किन नहीं थी उनको रेंगते हुए देखा, जिन्हें फाउंडेशन ने SCP-2385-1 एंटिटीज नामित किया। और फिर A47 को जल्द ही इन अजीब जीवों के बारे में एक आश्चर्यजनक तथ्य का पता चला। ऐसा लगता था कि ये गुफा की दीवारों से ही पैदा हो रहे थे। जैसे ही A47 गुफा में देखे गए सबसे बड़े कमरे में जाता है, तो इसके कैमरे में अन्य 2385-1 दीवारों और छत में से निकलते हुए रिकॉर्ड हुए। जैसे ही A47 सुरंग में से गुजरता है, कई जीव उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सौभाग्य से वो इस तक नहीं पहुंच पाते। कमरों में इन कीड़ों की बड़ी इंस्टेंसेस भी मौजूद थीं और ये देखने में भी थोड़ी भिन्न होती हैं, जिनकी आंखों के ऊपर एक फाइब्रस ग्रोथ है। रिसर्चर्स का मानना है कि ये एंटिटीज उन छोटी एंटिटीज से काफी भिन्न हैं, इसलिए इनकी अपनी क्लासिफिकेशन होनी चाहिए, जिस कारण इन्हें SCP-2385-2 नामित किया गया। सौभाग्य से A47 के लिए ये बड़ी स्पेसिमेंस, जो कि लंबाई में लगभग 4 मीटर तक थीं, इन्होंने A47 के पास से गुजरने को इग्नोर किया और कोई हमला नहीं किया। कुछ पल बाद A47 को इन परेशान करने वाले जीवों के बारे में एक और चौंकाने वाली जानकारी पता चली। ये कैनाबलिस्टिक थे। रिसर्च टीम A47 कैमरा द्वारा 2385-1 को एक छोटी एंटिटी खाते हुए देखते हैं
ऐसा प्रतीत होता है कि ये अपने विचित्र जबड़ों को खोलकर अपने शिकार को पूरा निकल लेते हैं। यही A47 को अपनी पूंछ से मारने की कोशिश भी करता है, लेकिन उस तक पहुंच नहीं पाता और ड्रोन सुरंग में आगे जाना जारी रखता है। जैसे ही A47 अगले चैम्बर में जाता है, एक 2385-1 इंस्टेंस छत से उसके सामने नीचे गिर जाता है, जिससे A47 के पास इस तंग सुरंग में आगे जाने का कोई रास्ता नहीं बचता है। ये तुरंत पीछे मुड़ता है कोई और रास्ता ढूंढने के लिए, लेकिन कैमरे में वो रास्ता बंद होता दिखता है और अब A47 फंस गया है। 2385-1 एंटिटी रिमोट कंट्रोल ड्रोन की ओर बढ़ती है और अपनी शक्तिशाली पूंछ से इस पर हमला करती है, जिसके बाद ये इसे निगलने की कोशिश करती है, लेकिन क्योंकि ड्रोन का आकार काफी बड़ा होता है इसलिए ये इसे निगल नहीं पाती है और रोबोट को तबाह करके सुरंग में किसी और दिशा में चली जाती है। इसके बाद ड्रोन कितने घंटों तक सुरंग के फर्श पर स्थिर रहता है और इसका कैमरा तब तक ब्रॉडकास्ट करता रहता है जब तक इसकी बैटरी खत्म नहीं हो जाती। इससे पहले कि ये रिसर्च आउटपोस्ट पर सिग्नल्स भेजना बंद कर दे, ये कुछ कैप्चर करता है। A47 के बगल की दीवार खुलती है और 2 SCP-2385-2 एंटिटीज इस नए रास्ते से बाहर निकलती हैं। उनमें से एक A47 के पास आती है, जबकि दूसरी अगली दीवार पर अपना सर मारती है। ऐसा लगता है कि जैसे बड़ी एंटिटीज वास्तव में गुफा के अंदर नए रास्ते बनाने में सक्षम हैं, या कम से कम मौजूदा रास्तों में दरवाजे बना सकती हैं। अपनी लास्ट बैटरी पार के साथ A47 एक रिमार्केबल साइट भेजता है। 2385-2 के खोले गए छेद में D11424 दिखाई देता है। वो बहुत गंदा दिखता है, उसकी दाढ़ी भी बड़ी हुई है और उसके हाथ में एक हथियार होता है। जिस दीवार पर -2 सर मार रहे होते हैं वो खुलती है और ये दोनों उसमें से चले जाते हैं, जिसके बाद ये बंद हो जाती है। ये वो आखिरी चीज थी जो A47 ने फाउंडेशन तक पहुंचाई थी। कई और फेल्ड मिशंस के 2 महीने बाद आखिरकार एक सफलता मिलती है। एक SCP-2385-2 इंस्टेंस जो केव सिस्टम की एंट्रेंस के पास अपना रास्ता भटक गया था, उसे पकड़ लिया जाता है और फाउंडेशन रिसर्च साइट पर लाया जाता है, जहां एक कैमरे को इसके सर में सर्जिकली इम्प्लांट किया जाता है। एंटिटी जिसे सब्जेक्ट अल्फा या ऐसे नामित किया गया, इसको एमनेस्टिक्स दिया जाता है और 2385 की सुरंग में वापस भेज दिया जाता है, जिससे रिसर्चर्स को ये मॉनिटर करने का मौका मिलता है कि ये अपने होम एनवायरनमेंट में कैसा बिहेव करेगा। रिसर्चर्स ने देखा कि ऐसे केव सिस्टम से होता हुआ एक कमरे में जाके रुक गया, जहां 2385-1 के युवा वर्जन्स थे। बड़ी एंटिटी इनकी ओर गई और आगे बढ़ने से पहले उसने अपने मुंह को इनके मुंह के साथ लगाया, जिससे ऐसा लगा कि एक्सट्रीमली एग्रेसिव स्मॉलर वर्जन्स शांत हो गए। एसए ने सुरंग में आगे बढ़ना जारी रखा और उसे एक मृत SCP-2385-2 पर कई 2385-1 इंस्टेंसेस को भोजन करते देखा। ऐसा प्रतीत होता है कि जब 2385-1 अपने शिकार को पूरा निगलने में असमर्थ होते हैं तो ये अपने शिकार के शरीर में घुसकर उसको खाते हैं। सौभाग्य से ये अपने भोजन में इतने खोए हुए थे कि ऐसे पर इनका ध्यान नहीं गया और ये इनके पास से आसानी से गुजर जाता है। ऐसे फिर 2 और 2385-2 एंटिटीज के साथ मिल जाता है और ये तीनों इकट्ठे सुरंगों में आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। उन पर जल्द ही एक छोटे -1 द्वारा हमला होता है, लेकिन ये अपनी शक्तिशाली पूंछों से इसे नीचे उतारने में सक्षम होते हैं, जिसके बाद ऐसे उससे संपर्क करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने पहले किया था, जो प्रतीत होता है कि इसको शांत करता है, लेकिन इस बार इस पर एक और प्रभाव भी हुआ। जैसे ही 2385-1 एंटिटी शांत हुई, बिल्कुल 2385-2 एंटिटीज की आंखों के ऊपर बढ़ने वाले फाइब्रस ग्रोथ की तरह इसकी आंखों पर भी वैसे हुआ। क्या इस तरह 2385-2 बनते हैं? -2 का ग्रुप सुरंगों में आगे बढ़ना जारी रखता है और केवल दीवारों में से नए रास्ते खोलने के लिए रुकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ खोजते हैं। आगे बढ़ने से पहले प्रत्येक हर कमरे में अंततः उनका सामना एक चीज से होता है, लेकिन वो ये नहीं लगता जिसकी वो खोज कर रहे थे। वो सुरंग के एक नए सेक्शन में जाते हैं और उनका रास्ता रोकने वाला अब तक दर्ज किया गया सबसे बड़ा SCP-2385-1 था। ये -2 की तरह काफी विशाल था, जिसकी लंबाई लगभग 7 मीटर और वजन 400 किलोग्राम से अधिक था। ये एक्सट्रीमली हॉस्टाइल प्रतीत होता है, लेकिन ऐसा लगता है कि -2 ये जानते हैं कि आगे जाने का केवल एक ही रास्ता है
वो तीनों आपस में अपना सर जोड़कर संपर्क करते हैं, जैसे वो एक दूसरे को आगे बढ़ने से पहले अलविदा कह रहे हों। उनमें से एक आगे बढ़ता है और -1 तुरंत हमला करके उसे अपनी शक्तिशाली पूंछ से मार देता है और खाना शुरू करता है, जिससे एस्से और उसके दूसरे साथी को आगे बढ़ने का मौका मिल जाता है। अब जैसे ये दोनों आगे बढ़ना शुरू करते हैं, उनमें से एक पर रेगुलर साइज के -1s एक सुरंग से हमला कर देते हैं और एस्से उसकी कोई मदद नहीं कर पाता। वो तेजी से आगे बढ़ता दिखता है और एक मोड़ के पास आकर रुक जाता है, क्योंकि यहाँ एक और विशाल -1 उसका सामना करने के लिए तैयार है। वो इससे बचने के लिए मुड़कर सुरंग की दूसरी ओर जाता है, लेकिन वहाँ कोई रास्ता नहीं होता है। ये दीवार पर सर मार रहा होता है। जब -1 तेजी से इसकी ओर आता है, ये पीछे मुड़ता है और जैसे भाग्य में लिखा था, -1 इस पर हमला कर देता है। लेकिन तभी उनकी ओर सुरंग से कोई और आता है। ये D11424 है, जो अपने हाथ में पकड़े हथियार के साथ भाग रहा है। इसके बाल और दाढ़ी दोनों बहुत बड़ी हुई है। ये विशाल -1 एंटिटी के साथ लड़ना शुरू कर देता है और तब तक इसे मारता है जब तक वो नहीं मर जाती। इसके मृत होने के साथ ये एस्से के बगल में अपने घुटने टेक कर बैठ जाता है और उसके सर पर अपना हाथ फेरता है। अरे तुम ठीक हो ना? वो 2385-2 को प्यार करते हुए पूछता है। हाँ तुम ठीक हो, चलो उठो, मुझे पता है कि कहाँ है, मेरे साथ आओ। ऐसे अपनी चोटों से संघर्ष करता हुआ D11424 को सुरंगों में फॉलो करता आगे बढ़ता है और D11424 एक पॉइंट पर रुककर फ्लैशी दीवारों से एक पीस काट कर खाता है। इसके बाद सुरंग एक बड़े कमरे की ओर खुलती है, जो कि बाकी केव सिस्टम की तरह ही दिखता है, सिवाय इसके कि इसके बीच में एक विशाल चमकता हुआ एक गोला है। ये एक सुंदर वार्म लाइट का गोला है, जिसका डायमीटर लगभग 10 मीटर का होगा। देखो हम पहुंच गए, डी क्लास एस्से को बताता है और गोले की तरफ इशारा करके कहता है, जाओ। एस्से D11424 के साथ अपना शरीर जोड़कर संपर्क करता है, जैसे उसे बचाने के लिए धन्यवाद कर रहा हो, और फिर ये जानते हुए कि उसे क्या करना है आगे बढ़ता है। कैमरा फीड ये दिखाता है कि गोले की तरफ कुछ पल रुकने के बाद आगे बढ़ता है और अपने आप को इसके अंदर धक्का देता है। कैमरा इस गोले की उस शानदार रोशनी को रिकॉर्ड करता है जब एस्से इसमें चला जाता है और फिर कैमरा फीड कट ऑफ हो जाती है। SCP फाउंडेशन को बाद में पता चला कि बिल्कुल उसी दिन इलिनॉइस के शहर एल्जन में एक लोकल महिला को पेट में अजीब दर्द के कारण हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। डॉक्टर्स ने इमरजेंसी सर्जरी की और कुछ ऐसा पाया जिनकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। एक माइक्रो कैमरा किसी तरह उसके शरीर के अंदर चला गया था, जो बाद की इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि इस कैमरे का सीरियल नंबर वही था जिसे एस्से में इम्प्लांट किया गया था। इस अजीब घटना के बाद SCP-2385, जिसे पहले यूक्लिड क्लासिफाई किया गया था, अब इसे कैटर क्लासिफाई कर दिया गया। क्वेरी पर एक ऑब्जर्वेशन साइट बनाई गई और किसी भी मानव को किसी भी मिशन के लिए इसके अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। एक अच्छी खबर ये थी कि कुछ समय बाद D11424 केव सिस्टम से बाहर आ गया। इसे SCP फाउंडेशन की कस्टडी में लिया गया और उस दिन के बाद से ये फाउंडेशन की ओर से इस तरह के मिशंस में फुली एंगेज्ड है। अब जाइए और जाकर SCP-002 द लिविंग रूम की वीडियो देखें और जानें एक ऐसी अजीब लोकेशन के बारे में जिसे देख के आप चौंक जाएंगे। और हाँ, हमेशा की तरह चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस ऑन करना याद रखिएगा।